एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना फिर मैं लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मिडावल हिस्ट्री का है, घटना चक्र से है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो वो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। कब आया था? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो वो हो जाएगा देवराय द्वितीय। नेक्स्ट हो जाएगा, निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी जो था वह इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। पुर्तगाली लेखक न्यूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती में या ज्योतिष शास्त्र? लेखाकरण और भविष्यवाणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा। न्यूनीज घोड़े का व्यापारी था। न्यूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता एवं संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी। राजप्रसाद में रहने वाले इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नन्या और टिक्कन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्या ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में येरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था तो विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिन्हें हरियर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा मिली थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल राज्यकाल में या गुप्त राज्यकाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्यकाल में। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए थे? तो वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा और भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम, जो कि 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए थे। इस तरह 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था।
तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराव, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। नेक्स्ट है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वो जो है ना, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। आरावीरू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ था। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोड्यार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर राज्य की विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिस्त या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58वें नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागबानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो जाएगा हम्पी। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? वो हो जाएगा बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय के दरबार में। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडावीडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार न्यासधम उनकी प्रमुख कृति है। किसके राज्य में
कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। ये हो जाएगा विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? वो हो जाएगा हम्पी में। विठ्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी माना, क्योंकि अधिकतर इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वो हो जाएगा तुर्क। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती है। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी मुगल काल का पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? वो हो जाएगा, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक को उस भूक्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था। इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तूसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही क्रम है? तो हो जाएगा परगना, सरकार और सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे, जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी।
क्या होती थी, बहुत छोटी छोटी जो है ना वो बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे, जिसके अंतर्गत कुछ फरगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही अनुक्रम इस प्रकार है: परगना, सरकार और सूबा। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान आरिज की नियुक्त किया तथा उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण आदि था। निम्नलिखित में कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीवान रियासत बलबन, दीवान मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान खैरात फिरोज तुगलक, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? दीवान बंदगां फिरोज तुगलक, दीवान बंदगां विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़ाकर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवान मुस्तक राज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग की स्थापना की। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा कृषि से। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करो। दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंसा, दीवान वजारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्यकाल में दिए गए विभागों और उनकी कार्य विधियों का सुमेलन निम्न अनुसार है: दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवान रिसालत धार्मिक उद्देश्य से संबंधित, दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था तो रक्षा विभाग से। दीवान आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो वो हो जाएगा तुगलक। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसने इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का होता था। बराबर अगर एक्सप्लेनेशन पढ़े तब तो हो गया। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। जो बहुत लंबे लंबे होते हैं एक्सप्लेनेशन वो मैं नहीं बता रही हूँ। जो छोटे छोटे होते हैं सिर्फ मैं उसको एक बार रिवीजन कर देती हूँ बता के, ताकि आप लोग के दिमाग में थोड़ा क्वेश्चन और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ जाए। लेकिन जो बहुत लंबे लंबे होते हैं ना एक एक बित्ते के, तो वो मैं इग्नोर कर देती हूँ। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जैसा होगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ क्योंकि ना फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो पे बना रही हूँ ना इस घटना चक्र पे, तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम तो एक्सप्लेनेशन के साथ ही, ऐसे पढ़ने टाइम भी एक बार दो बार एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहिए। उसके बाद ना लेकिन क्वेश्चन पे पकड़ तो बनाना ही है, इसलिए ना सिर्फ क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं एक दो बार एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद, क्योंकि घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे एग्जाम में ये ना मतलब फ़ायदा करता है। एक तरह से ये एंटीबायोटिक है।
मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो हो जाएगा खराज, खम्स, उस्र और मुक्ताई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ये भी जो है ना PYQ है, BPSC का पूछा गया ये क्वेश्चन। खम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खम्स जो है लूट का धन था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिक में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो वो हो जाएगा चौधरी। कौन था? चौधरी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।